हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल पे। यह है सेट नंबर 11 इस सीरीज का। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप के ऊपर, तो पीडीएफ के लिए आप ऐप पर विजिट कर सकते हो। आप में से जिनका भी एग्जाम है आने वाले टाइम में, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल है, किस बहुपरमाणुक आयन का n मान 3 के बराबर होता है। जो भी सवाल आप देखेंगे वो सब आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के पूछे हुए हैं, है ना। कोई भी सवाल मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ है, सब आपके एग्जाम का पूछा हुआ है 2025 रेलवे ग्रुप डी में। किस बहुपरमाणुक आयन का n मान 3 के बराबर होता है। बहुपरमाणुक आयन यानी कि वो आयन जिसमें आपको 2 या 2 से अधिक परमाणु देखने को मिलेंगे। तो सल्फेट आयन होता है SO4 2-, फॉस्फेट आयन होता है PO4 3-, कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-, और बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3-। दोस्तों ये सारे आयन आपको याद होने चाहिए कि किस पर कितने चार्ज हैं। यहां से आप फॉर्मूला भी बनाते हैं, है ना। ये फॉर्मूला बनाने में भी यूजफुल है और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी आप दे पाएंगे। तो यहां पर देखो n बराबर हमारा 2 हो जाएगा, यहां पर n बराबर 3 हो जाएगा, यहां पर n बराबर 2 हो जाएगा, यहां पर n बराबर 1 हो जाएगा। केवल माइनस है यानी कि -1 है। हमसे पूछा n का मान 3 होना चाहिए, तो ये फॉस्फेट में मिल जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण सूत्र का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, है ना। अगर थ्योरी आपका अच्छा है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ये सवाल भी आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 का पूछा हुआ है, सारे सवाल 2025 के पूछे हुए हैं। देखो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है और प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र के परे, यानी कि 40 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो कि हमें मात्र एक ऑप्शन में दिख रहा है सी में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, न्यूमेरिकली सॉल्व कीजिए। आप फॉर्मूला लगाइए 1/f = 1/v + 1/u। f का मान आप यहां पर ऋणात्मक लेंगे, वस्तु दूरी आप यहां पर ऋणात्मक लेंगे, v का मान निकालिए, -60 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकली सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो। इसलिए जो आप ये याद करते हैं ना कि कहां पर वस्तु रखने से कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, वो केवल थ्योरेटिकल सवालों का आंसर नहीं देता है, वहां से नहीं मिलता है। केवल थ्योरेटिकल सवालों का आंसर वहां से नहीं, बल्कि इस तरह के न्यूमेरिकल सवाल जो पूछे जाते हैं उसका भी आप आंसर निकाल पाते हैं। और एक स्पेशली वीडियो जो है मैंने डाला हुआ है लाइट के न्यूमेरिकल के ऊपर, जहां सारे सवाल लगभग जो है हम लोगों ने थ्योरी से ही किए हैं, है ना। और उसके बाद न्यूमेरिकली भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो उस वाली वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसीलिए ये आप याद रखें, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है, कहां पर वस्तु को रखने पर कहां पर प्रतिबिंब बनता है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए भी और थ्योरेटिकल प्रश्नों के लिए भी। यदि एक वस्तु मेज पर रखी है और हिल नहीं रही है तो कौन से बल संतुलित है। एक वस्तु मेज पर रखी है, एक मेज बनाते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने एक मेज बना लिया, ठीक। इस पर एक वस्तु को रखते हैं, एक पुस्तक को रखते हैं, पुस्तक जो है दिया गया है, चलो पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये हिल नहीं रही है, ये हिल नहीं रही है, ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है। आप मुझे ये बताओ, ये जो पुस्तक है इसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं। तो इस पर देखो, एक तो पृथ्वी है जो इस पुस्तक को नीचे की ओर खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल से, जो कि इसके भार के बराबर होगा। ये जो टेबल की सतह है, मेज की जो सतह है, वो भी तो इसके ऊपर एक बल लगाएगी, जिसे हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, है ना। आर से दिखा देते हैं या फिर एन से भी दिखा देते हैं। मेरा आपसे सवाल है, मान लीजिए कि ये जो आर है ये ज्यादा होता इस डब्लू से, है ना। यानी ये बल फॉर एग्जांपल ये मान लो कि 50 न्यूटन है और ये मान लीजिए कि 40 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन ऊपर में एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल
जो ये मेज की सतह के द्वारा लगाया जा रहा है इस पुस्तक के ऊपर। मान लीजिए कि अगर ये वाला बल ज्यादा होता तो पुस्तक जो है ऊपर की ओर उठती। ठीक, ये हो सकता है कि जो अविलंब प्रतिक्रिया बल है वो कम है और जो भार है वो ज्यादा है। अगर भार ज्यादा होता तो पुस्तक टेबल को तोड़ करके नीचे की ओर गिरती। यह भी नहीं हो रहा है। तो पुस्तक ना तो ऊपर की ओर जा रही है ना ही नीचे की ओर आ रही है, यानी कि जो आर है और ये डब्ल्यू है ये आपस में बराबर होंगे, है ना। मान लो ऊपर भी 50 न्यूटन नीचे भी 50 न्यूटन, तो ऊपर और नीचे दोनों के दोनों जो बल लग रहे हैं पुस्तक के ऊपर समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों बल आपस में संतुलित हैं, दोनों के दोनों बल आपस में संतुलित है, इसीलिए इस पुस्तक के ऊपर दोनों में से किसी भी बल का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपसे सवाल में यही पूछा गया है कि कौन से बल संतुलित है, तो पुस्तक का भार और मेज द्वारा सामान्य प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक दोनों दिशाओं में पदार्थों के संवहन को होने देता है। तो पदार्थों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है, संवहन ऊतक होता है ना। पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक होता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम में हम जानते हैं कि जो संवहन होता है वो एक ही दिशा में होता है ना, एक ही दिशा में होता है, रूट से लीफ की तरफ। किसका होता है, तो आप बोलेंगे जल का होता है, जल का संवहन होता है, और खनिज का भी, जल और खनिज का। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, रूट और लीफ। पत्तियों में जो खाना बनता है वो जड़ में आकर के स्टोर्ड होता है, जड़ में लेकर के कौन आता है, यही फ्लोएम लेकर के आता है। फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो जड़ में जो खाना संचित होता है वो ऊपर वाले भाग में पहुंचाया जाता है इसी फ्लोएम के माध्यम से। तो बाई डायरेक्शनल होता है, यहां पर जो संवहन है वो एक दिशीय है, यूनिडायरेक्शनल है, केवल रूट से लीफ की तरफ। यहां पर बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इससे फूड का होता है, भोजन का होता है, और ये फ्लोएम के जरिए किया जाता है। तो डायग्राम दे करके भी आपसे सवाल पूछा जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। एस्क्लेरेनकाइमा ये पौधों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं मृत होती है, मृत कोशिका का काम केवल मजबूती देना होता है ना, केवल मजबूती देना होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, ये भी मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम में जाइलम फाइबर होता है, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर होता है। तो फाइबर है यानी कि डेड सेल्स हैं, यानी कि मजबूती देने का काम ये करते हैं। और एस्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो भी डेड होते हैं, वो भी मजबूती देने का ही काम करते हैं। तो प्लांट के अंदर जो है, पौधों के अंदर बड़ी संख्या में कोशिकाएं जो होती है वो मरी हुई होती है, केवल इसलिए क्योंकि पौधों को, वृक्ष को एक जगह पर खड़ा करके रखना है ना, एकदम से तना स्टेट जो है खड़ा करके उसको रखना है। तो इसके लिए ऐसी कोशिकाएं चाहिए जो मजबूती दे, और वो मजबूती देने का काम डेड सेल्स करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है, मनुष्यों में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है। एक बच्चा जन्म ही कब लेता है, जब शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन होता है। ये शुक्राणु है, स्पर्म है, और ये है ओवम, इसी को हम लोग एग बोल देते हैं। अब ये जो अंडाणु है ये महिला के अंदर बनता है और पुरुष अपना शुक्राणु देता है। अंडाणु एक ही प्रकार के होते हैं जिसमें केवल सेक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब महिला के अंदर जितने भी अंडाणु होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम केवल एक्स होता है। जबकि अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। 50% ऐसे शुक्राणु होते हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। और 50% ऐसे शुक्राणु होते हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम वाई होता है। तो 50-50% चांस है कि इस अंडाणु के साथ निषेचन ये वाला करे या फिर ये वाला करे। 50% चांस है कि एक्स शुक्राणु आकर के निषेचन करेगा, 50% चांस है कि वाई शुक्राणु आकर के निषेचन करेगा। अब मान लो कि एक्स एक्स आकर के निषेचन कर ले तो जो जायगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होगा। ठीक, तो इससे जो है एक फीमेल जन्म लेगी, फीमेल। अगर ये वाई और एक्स आपस में निषेचन कर ले, वाई और एक्स आपस में निषेचन कर ले, तो क्या बन जाएगा,
एक्स और वाई, एक्स और वाई यानी कि मेल जन्म लेगा। डिसाइड कौन कर रहा है? ये शुक्राणु। अंडाणु तो केवल एक्स वाले हैं, शुक्राणु एक्स और वाई दोनों हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा शुक्राणु जाकर के अंडाणु के साथ निषेचन करेगा। तो पिता से एक्स या वाई गुणसूत्र की वंशागति द्वारा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिता का जो शुक्राणु होता है वो डिसाइड करेगा कि एक नर जन्म लेगा या फिर एक मादा जन्म लेगी, है ना, एक मादा जन्म लेगी या फिर एक नर जन्म लेगा। भले ही हमारे समाज में जो है माताओं को कोसा जाता है कि तू ही है जिम्मेवार जिसके लिए केवल बेटी जो है पैदा हो रही है, जबकि डिसाइड कौन करता है? शुक्राणु। जिम्मेवार तो कोई नहीं है, ना तो पिता है ना ही माता है, लेकिन फिर भी अगर उंगली उठाना हो तो भाई बाप के ऊपर उंगली उठाओ ना, कि तेरा एक्स वाला शुक्राणु क्यों गया फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। फीमेल की कहीं से भी कोई गलती नहीं होती है। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। निलंबन के ऊपर स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं 3। तो निलंबन के ऊपर जब भी सवाल पूछा जाए हमेशा ही आप क्या करेंगे? जल और रेत का मिश्रण याद करेंगे। जल और रेत का मिश्रण आप याद करेंगे, है ना। ये निलंबन है, ये निलंबन है। माइंड में रखिए पिक्चर और स्टेटमेंट पढ़िए। निलंबन एक समांगी मिश्रण है। क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। निलंबन जो है विषमांगी मिश्रण है ना। जब आपके पास रेत और जल का मिश्रण होता है तो कहीं पर रेत के कण ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बिल्कुल, रेत के कण को आप नग्न आंखों से देख पाते हैं। जब निलंबन को अप्रभावित छोड़ दिया जाता है तो विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थिर होता है। रेत जल का मिश्रण है, आप पूरे मिश्रण को 1 घंटे के लिए शांत छोड़ दो, आप देखेंगे कि रेत के सारे कण जो है वो नीचे बर्तन के तल में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं अस्थायी मिश्रण। अस्थायी मिश्रण, अनस्टेबल मिक्सचर, अस्थायी मिश्रण, अस्थायी मिश्रण बोलते हैं, है ना। अनस्टेबल मिक्सचर बोलते हैं। अनस्टेबल मिक्सचर बोलते हैं, जिसे यहां पर अस्थिर लिखा हुआ है तो सही है। 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला जिसमें कोई द्विव आबंध नहीं है। 3 कार्बन परमाणु का एक स्ट्रेट चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और पहले कार्बन परमाणु पर OH क्रियात्मक समूह है, उसे क्या नाम दिया गया है? अब जैसे ही आपने OH देखा तुरंत आपके दिमाग में ये खटकना चाहिए कि भैया OH है यानी कि एल्कोहल है। एल्कोहल है, जो भी यौगिक है वो एल्कोहल है। अब एल्कोहल के नाम के अंत में क्या आता है? ऑल आता है। जो भी एल्कोहल फैमिली का मेंबर होता है उसके नाम के अंत में ऑल आता है। यहां देखो एन आया है, यहां देखो ऑन आया है, यहां देखो ऑल आया है, यहां देखो अल आया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद कर दो आप सबका, है ना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक कौन सा हो जाएगा? आइए लिख लेते हैं। 3 कार्बन का पहले आप चैन बना दो, स्ट्रेट चैन। पहले कार्बन पर आप OH जोड़ दो। आपका दिल करे पहला कार्बन आप ये मान लो, आपका दिल करे ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पर OH जोड़ दिया। अब क्या करो? हाइड्रोजन चिपका दो वैलेंसी को पूरा करते हुए। तो यहां पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, और ये लगा दिया OH। 3 कार्बन है, 1 2 3। तो सबसे पहले 3 कार्बन का एल्केन लिखेंगे, मैथ एथ प्रोप। 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन होता है, जो आपको यहां पर दिया हुआ है। लेकिन ये अल्कोहल है तो हम E हटा देते हैं और इसके स्थान पर हम OL जोड़ देते हैं। अब लिख दो पूरा नाम, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, प्रोपेनॉल हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, C3H7OH, C3H7OH। निम्नलिखित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के संगत तत्वों का पूर्वानुमान लगाइए। देखो 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। अच्छा, कौन से तत्व हैं? कौन से तत्व हैं ये जानने के लिए प्रोटॉन की संख्या ही काफी है। प्रोटॉन की संख्या ही काफी है। तो ए में आपको दिया गया है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर 20 है।
अच्छा, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही तो परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या 20 वाला तत्व कौन सा है? परमाणु संख्या 20 वाला तत्व कैल्शियम हो जाएगा। बी में दिया गया है कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो 19 है। तो जो प्रोटॉन की संख्या नाभिक में वही परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। ये कौन सा तत्व हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। तो एक कैल्शियम और बी पोटेशियम, कैल्शियम पोटेशियम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का विशिष्ट भौतिक गुण है? वे आघात वर्धनीय और ध्वनिक होते हैं। आघात वर्धनीय यानी कि पीट करके चादर बना सकते हो, आप चादर के रूप में ढाल सकते हो, और पीटने पर टन टन की आवाज आती है। ये धातु का भौतिक गुणधर्म है, ना कि अधातु का। वे गर्मी और बिजली का अच्छा चालन करते हैं, मतलब ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। अधातु गलत हो जाएगा, धातुओं के पास ही भौतिक गुणधर्म है। वे धातुओं की तरह तन्य और चमकदार होते हैं, गलत हो जाएगा। धातुएं तन्य होती है और चमकदार होती है। वे भंगुर होते हैं और बिजली के खराब सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। तो फ्लोएम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉलेनकाइमा सरल अस्थायी ऊतक है, एरेनकाइमा सरल अस्थायी ऊतक है, और ये लैटरल मेरिस्टम ये विभज्योतक है। विभज्योतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। ये पार्श्व विभज्योतक, इसका काम क्या है? ये केवल डाइकॉट में मिलता है ना, एक बीजपत्री पादप में ये नहीं मिलता है, केवल डाइकॉट में मिलता है। और इसका काम क्या है? गर्त को बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना इसका काम होता है, मोटाई बढ़ाना इसका काम होता है। ठीक, केवल द्विबीजपत्री पादप में ये मिलता है, इसका काम होता है मोटाई को बढ़ाना। मोटाई का बढ़ना यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है, द्वितीयक वृद्धि है, वो पार्श्व विभज्योतक के कारण होता है। अच्छा, लैटरल मेरिस्टम के बारे में आप ये भी याद रखें कि इसे हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। मिट्टी में फेंके जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा? तो पर्यावरण में लंबे समय तक कौन सा पदार्थ बना रहता है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ या फिर गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो कांच के टुकड़े हैं, प्लास्टिक है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आम का बीज, रोटी के टुकड़े, सेब का छिलका, ये सब जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। आप इनको फेंक दोगे, धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं अपने आप, पर्यावरण में ये लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे। किसी वस्तु की तेजी से आगे पीछे होने वाली गति को कौन सा शब्द वर्णित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है? कोई भी वस्तु है तेजी से अगर आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है या फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कंपन बोलते हैं, है ना, कि चीजें जो है वो वाइब्रेट हो रही है, वस्तु जो है वो कंपन कर रही है। और ध्वनि जो है कौन सी वस्तु उत्पन्न करती है? जो कंपन करती है। कंपनवान वस्तु ही वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के संश्लेषण को निरूपित करती है? अब देखो, अगर आप किताबों में या फिर ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाली जो अभिक्रिया है वो ये होती है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हैं, तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में जल जो है बनता है। ज्यादातर आप जगहों पर आप ये वाली अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है, ज्यादातर जगहों पर आप ये वाली अभिक्रिया देखेंगे। लेकिन यहां पर देखो, आपको हर रिएक्शन में जो है कैल्शियम क्लोराइड भी लिख करके दिया है। सोडियम वाले को तो पहले ही उड़ा दो भाई, सोडियम कहां से आ गया? सोडियम वाले यौगिक इसमें होते ही नहीं है। ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ये मैंने क्या लिख दिया? COOCl का होल ट्वाइस होता है, CaOCl का होल ट्वाइस, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर है और साथ में जल बना। सोडियम वाला तो होगा नहीं। यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाया गया, यहां ब्लीचिंग पाउडर बना, कैल्शियम क्लोराइड बना और यहां पर जल बना। आपको बताना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि सी और डी तो गलत हो जाएगा। तो केवल आपको बैलेंसिंग जो है यहां पर चेक करना है, केवल बैलेंसिंग चेक करना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाओ। दो कैल्शियम के परमाणु हैं, यहां पर देखो ये हमारा एरो हो जाएगा, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहां पर एक कैल्शियम का परमाणु, यहां पर एक कैल्शियम का परमाणु, दोनों साइड कैल्शियम के दो दो परमाणु है, कैल्शियम बैलेंस्ड है। उसके बाद देखो यहां पर ऑक्सीजन के यहां पर दो परमाणु और गुने में दो, चार हो गए ना टोटल। यहां पर देखो ऑक्सीजन के दो परमाणु
और फिर 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 4 हो गए। यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन के भी 4 परमाणु हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो कैल्शियम भी बैलेंस्ड है। अच्छा क्लोरीन देख लो, क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु, इधर भी, इधर क्लोरीन के 4 परमाणु हैं। अच्छा इधर क्लोरीन के 4 परमाणु हैं और यहाँ पे देखो 4 परमाणु हैं, 2 यहाँ पर है कैल्शियम क्लोराइड में, 2 क्लोरीन के परमाणु, और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि पिता के लिंग गुणसूत्र XY है और माता के लिंग गुणसूत्र XX है तो पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत है? 50% चांस है कि बेटा होगा, 50% चांस है कि बेटी होगी, क्योंकि X वाले स्पर्म 50% होते हैं, Y वाले स्पर्म 50% होते हैं। जितने भी शुक्राणु बनते हैं एक पुरुष के अंदर उसमें से आधे होते हैं X वाले, आधे होते हैं Y वाले। एक निश्चित पदार्थ से बने तार का प्रतिरोध 12 ओम है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल A है। उसी पदार्थ से बने परंतु लंबाई जो है 1/3 हो गई है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 2 गुना हो चुका है, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दूसरे तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो एक तार है, इसकी लंबाई L है और जो काट का क्षेत्रफल है वो A है, बोला गया है कि इसका जो प्रतिरोध है वो 12 ओम है। अब एक दूसरी तार है जो मोटाई तो डबल हो गई है, मोटाई तो डबल हो गई है लेकिन जो लंबाई है वो आधी हो गई है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रम अनुपाती होता है मोटाई का, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई की बात यहां पर की जा रही है। यहां पर देखो जो पहले वाले का प्रतिरोध है वो 12 ओम है। अब अगर लंबाई को 1/3 कर दिया जाएगा तो इस वाले रिलेशन से जो प्रतिरोध है वो 1/3 हो जाना चाहिए, 1/3 हो जाएगा। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके साथ उल्टा संबंध है, तो अगर मोटाई को डबल किया गया है तो प्रतिरोध आधा हो जाना चाहिए क्योंकि उल्टा संबंध है। ठीक, तो ये नया प्रतिरोध है ना। दूसरे तार का प्रतिरोध है, ये मान लो कि R2 है, ये जो है ये R1 है, तो ये आ जाएगा 3 गुने में 2, 6 से इसको उड़ाएंगे 2 बार में 2 ओम। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहा जाता है जिसमें कई विशिष्ट कोशिकांग भी होते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के भीतर जो अर्ध तरल पदार्थ होता है ना, तरल पदार्थ एकदम से नहीं होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के कोशिकांग होते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका के अंदर ज्यादातर जो अभिक्रिया है वो साइटोप्लाज्म, अधिकांश अभिक्रियाएं जो है वो साइटोप्लाज्म में ही चलती है ना। और न्यूक्लियस के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। निम्नलिखित धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति और भूमिका का मिलान करें। यह सवाल थोड़ा सा अटपटा टाइप का पूछा हुआ है, यानी जो सवाल पूछा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर कॉलम नहीं दिया गया है। जब हमसे पूछा गया है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति और भूमिका का मिलान करें, तो भाई कॉलम ए में धातु के ऑक्साइड होने चाहिए थे, लेकिन धातु का ऑक्साइड यहाँ पर मात्र एक ही है, राइट। तो जैसा सवाल पूछा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर कॉलम नहीं दिया गया है। सवाल एक अभिक्रिया के ऊपर है, सवाल एक अभिक्रिया के ऊपर है और अभिक्रिया ये है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं, तो यहां पर बनता है कॉपर क्लोराइड और साथ में जल बनता है। अब देखो ये धातु का ऑक्साइड है ना, धातु का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है ना। धातु का ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होता है, क्षार के जैसे बिहेव करता है। जब हम उसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो अम्ल क्षार अभिक्रिया, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, वही वाली अभिक्रिया होगी, बन जाएगा लवण। कॉपर क्लोराइड अपने आप में क्या है, लवण है, और साथ में जल। तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है क्षारीय, ये ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, क्षारीय ऑक्साइड है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ए के साथ 3 जाना चाहिए, ए के साथ 3 बी में नहीं है और डी में नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉपर क्लोराइड है, जल है। या देखो कॉपर क्लोराइड के बारे में बोल सकते हैं कि अभिक्रिया में निर्मित लवण, अभिक्रिया में निर्मित लवण, ठीक। तो सी के साथ 1 जाना चाहिए, सी के साथ 1 जाना चाहिए, सी के साथ 1 जो है ए में दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, सी के साथ 1। चलो आगे देखते हैं। उदासीनीकरण उत्पाद, जल को बोल सकते हैं उदासीनीकरण उत्पाद।
तो डी के साथ 4 हो जाना चाहिए, डी के साथ 4 हो जाना चाहिए, तो ए में नहीं है, सी में है। उसके बाद अम्ल बचता है, अम्ल की मूल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अपने आप में क्या है, अम्ल है, जो कि मूल ऑक्साइड यानी कि इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो सवाल कुछ ये होना चाहिए था कि ये अभिक्रिया पहले बताना चाहिए था, ये अभिक्रिया जो है पहले दिया जाना चाहिए था, और उसके हिसाब से जो है कॉलम को मिलान करना चाहिए था। इस टाइप से जो है सवाल बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति और भूमिका का मिलान करें, भाई इसमें धातु का ऑक्साइड है कौन, एक को छोड़ करके, बाकी तो है ही नहीं धातु का ऑक्साइड, तो आप भूमिका के साथ क्या मिलान करोगे आप, जब धातु का ऑक्साइड ही नहीं है। तो ये सवाल जिस हिसाब से पूछा गया है उस हिसाब से यहाँ पर कॉलम नहीं दिया गया है, और ये आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 का सवाल है। शुक्राणुओं के परिवहन आसान बनाने और पोषण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अपना स्राव मिश्रित करती है। तो जो नर प्रजनन तंत्र है उसमें लिंग के ऊपर और मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, और साथ में एक और ग्रंथि होती है जो नर प्रजनन तंत्र होता है उसमें सेमाइनल वेसिकल। प्रोस्टेट और शुक्राशय, इन दोनों का जो स्राव होता है, इन दोनों का जो स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, वो एक तो तरल माध्यम प्रदान करता है ताकि शुक्राणु जिसके पास पूंछ है आसानी से गति कर सके, तरल माध्यम देता है ना। इन दोनों का जो स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो कि एक तो तरल माध्यम प्रदान करता है, इससे क्या होगा, शुक्राणुओं को तैरने में आसानी होती है, शुक्राणु अच्छे से तैर पाते हैं। दूसरा आप याद रख सकते हो कि पोषण प्रदान करता है, शुक्राणुओं को खाना खिलाता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड तो हमारे दिमाग में है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है। जिप्सम से बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कौन सी अभिक्रिया शामिल है। हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट होता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है तो ये टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर तो ना तो जिप्सम का सूत्र हमें दिख रहा है ना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिख रहा है। यह है कैल्शियम सल्फेट हेमी डाइहाइड्रेट जो कि जिप्सम है, इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, है ना। यहाँ पर देखो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और यहाँ पर क्या होगा 3/2H2 का त्याग हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 क्रिस्टल जल के अणु हैं, यहाँ पर आधा है ना, आधा है यानी कि 3/2 जो है बाहर हो जाएगा। ये 2 है यानी कि 4/2 में से हम 1/2 घटा देंगे तो 3/2 बचेगा ना। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान M वाले एक पिंड पर कोई बल F कार्य करता है जिससे त्वरण A उत्पन्न होता है। यदि बल 3F हो जाए तथा पिंड का द्रव्यमान घटकर m/2 हो जाए तो A के पदों में नए त्वरण का मान क्या होगा। अब देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, यहां से त्वरण बराबर हम लिख सकते हैं बल बटे में द्रव्यमान। अब यहां से त्वरण जो है वो बल के समानुपाती है, लेकिन जो द्रव्यमान है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, हम लिख सकते हैं यहां से। अब पहले त्वरण तो A था, है ना, जब बल F और द्रव्यमान M उस समय त्वरण A था। अब बल को 3 गुना कर दिया गया तो इस वाले रिलेशन से त्वरण भी 3 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान घट करके आधा हो चुका है, द्रव्यमान के साथ उल्टा संबंध है, द्रव्यमान को आधा करेंगे तो त्वरण डबल हो जाएगा, त्वरण डबल हो जाएगा। तो यहां से बन जाएगा नया त्वरण 6A। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, आप इसको ऐसे खींचते हैं इस वाली दिशा में, तो जो विस्थापन है वस्तु का वो इस वाली दिशा में होता है ना। कोई वस्तु है, आप रस्सी से बांधकर ऐसे खींचते हैं, तो ऐसे खींचते हैं तो ये जमीन पर जो है इस डायरेक्शन में वस्तु जो है मूव करती है। और ये जो बल है और ये जो विस्थापन है इसके बीच मान लीजिए कि एंगल जो है वो थीटा है।
तो कार्य, इस बल ने कितना कार्य किया, इस बल ने कितना कार्य किया, तो फॉर्मूला हमारा बनता है एफ एस कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला वास्तव में होता है कार्य का। ठीक, बल गुने में विस्थापन, गुने में बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बना है उसका कॉस, बल और विस्थापन दोनों तथा उनके बीच का कोण, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है आप याद रखिए। दिए गए कथनों को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों पर लागू होता है बशर्ते चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाए। सही है, दर्पण सूत्र हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी लगाते हैं, अवतल दर्पण के लिए भी लगाते हैं और चिन्ह परिपाटी के साथ लगाते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। दर्पण सूत्र की वैधता वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। ये तो गलत हो जाएगा कि भाई वस्तु का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि दर्पण सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर है ना। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, गलत हो जाएगा ये। केवल कथन 2 सही है, गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है केवल। 12 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य प्रतिरोध डैश है। तो 1 ऑप्शन तो आप इसमें काट सकते हो 22 ओम, क्योंकि सबको लगाएंगे समानांतर क्रम में तो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा मान आएगा। अब 3 ऑप्शन है बी सी डी, सारे में देखो 4 से छोटा ही मान दिया गया है, तो अब हमें सॉल्व करना होगा। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्योंकि 3 ही प्रतिरोधक है तो हम लोगों ने R3 पर रोक दिया। अगर 4 होता तो R4 पर जाते हैं, जितने होता उतना हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो 1/12 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 6, 6/12 यानी कि 1/2। और इसी को हम लोग उलट देंगे है ना, क्योंकि ये तो 1/rp का मान है, उलट देंगे तो 2 ओम हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। सूचक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सूचक, अम्ल क्षारक सूचक की बात यहां पर की जा रही है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, सही है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग अम्ल क्षारक अनुमानापन है ना, अनुमानापन के लिए किया जाता है, मतलब अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, सही है। उसके बाद है फिनोल्फ्थलीन क्षारीय माध्यम में रंगहीन होता है तथा अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। ये ठीक उल्टा बोल रखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं, जो कि संश्लेषित सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, लौंग का तेल प्राकृतिक सूचक है, लेकिन जो ये फिनोल्फ्थलीन है ये संश्लेषित सूचक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो ये जो फिनोल्फ्थलीन है ये अम्लीय माध्यम में और उदासीन अगर है, वैसे केस में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। यहां पर उल्टा बोल रखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लौंग का तेल को घ्राण सूचक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सही है। लौंग का तेल है, प्याज है, लौंग का तेल है, प्याज है, उसके बाद वेनिला एसेंस है, ये सब कहे जाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी ये अपना स्मेल बदलते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। ये स्टेटमेंट सही है। तो ए और सी तो सही है ना। कौन सा कथन सही है? तो केवल ए और सी ऑप्शन राइट आंसर। एक गेंद को 12 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद इसका वेग कितना होगा? अगर ऊपर की ओर फेंका जाएगा, अगर आपने 12 से फेंका है तो गेंद जैसे जैसे ऊपर जाएगी समय के हिसाब से वेग इसका घटता चला जाएगा, यानी जो आंसर आएगा वो 12 से छोटा आएगा, है ना। 12 से छोटा आएगा, ना तो बी आंसर होगा ना ही सी आंसर होगा। 2 ऑप्शन को आप छांट सकते हो। भाई हम किसी भी स्पीड से गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो समय के साथ वेग घटता चला जाएगा, वेग घटता चला जाएगा क्योंकि त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है और गेंद ऊपर की ओर जा रही है ना। किसी भी आप स्पीड से फेंकेंगे तो फेंकने के साथ ही जैसे से टाइम बढ़ता जाएगा जो वेग है वो घटता चला जाएगा। और 1 सेकंड में कितना घटेगा? जितना त्वरण होता है ना। 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में जो वेग है 9.8 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगा। तो फेंका आपने 12 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड के बाद इतने से वेग घट जाएगा। तो आप इस 12 मीटर पर सेकंड में से 9.8 घटा दो,
आंसर आ जाएगा 2.2, है ना, 2.2। फॉर्मूले से बना सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, गति का तीसरा समीकरण। हमें चाहिए v का मान, तो वी स्क्वायर, यू का मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर करेंगे, नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, गति का पहला समीकरण लगेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें v चाहिए, u का मान दिया हुआ है 12 प्लस a का मान क्या लेंगे, हम किसी पिंड को जब ऊपर फेंकते हैं तो a के स्थान पर हम लोग माइनस जी डाल देते हैं, तो यहाँ पर 9.8 डालेंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और समय हमारा 1 है, तो यहाँ पर आ गया 12 माइनस 9.8, यहाँ से आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। ए हमारा राइट आंसर। जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं भाई, इसकी संभावना तो पूरी है, क्योंकि जीवाणु और प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन के जरिए, तो इसमें एक जनक काफी है, दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं, इसकी संभावना कम नहीं है, पूरी इसकी संभावना है। हमें वो चुनना है जिसके घटित होने की संभावना सबसे कम हो। अनुकूल परिस्थितियों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तो द्विखंडन बहुत ही सरल प्रक्रिया है अलैंगिक जनन का, इससे क्या है कि बहुत ज्यादा संतति कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसके घटित होने की संभावना अधिक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समान संतति कोशिकाओं का निर्माण, अलैंगिक प्रजनन में संतति समान ही बनते हैं, इसकी संभावना तो पूरी है, हमें वो चुनना है जिसके घटित होने की संभावना कम है। अनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन, अलैंगिक प्रजनन है तो अनुवांशिक पदार्थ का विभाजन जो है वो असमान है, इसका मतलब ये हुआ कि एक अमीबा है, मान लीजिए कि एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा आ जाएगा, या फिर एक जीवाणु से 2 जीवाणु बन गया, तो अनुवांशिक पदार्थ संतति में समान मात्रा में पहुंचते हैं, है ना। अगर मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसमें X डीएनए है, टोटल कंटेंट डीएनए का X है, तो जो संतति बनेंगे, जो डीएनए का जो मात्रा है, डीएनए की जो मात्रा है वो दोनों में समान होंगे, असमान विभाजन नहीं होगा कि किसी में ज़्यादा हो जाए किसी में कम हो जाए, डीएनए कंटेंट ऐसा नहीं होगा, तो इसके घटित होने की संभावना जो है वो सबसे कम होती है। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है, इसमें ब्रेक इस प्रकार लगाए जाते हैं कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न हो। विराम अवस्था में पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? देखिए रेलगाड़ी जो है वो इस वाले वेग से चल रही है। अच्छा, हमें आंसर चाहिए, दूरी चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए, ये एसआई मात्रक नहीं है, तो हम लोग सारे वैल्यू को एसआई मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोला गया है कि देखो इसको रोक देना है ना, विराम अवस्था में रेलगाड़ी पहुंच जाती है। अच्छा, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी त्वरण ऋणात्मक हो यानी समय के साथ वेग घटेगा। अब पूछा गया है कि दूरी, इन चारों में क्या रिलेशन है? स्टॉपिंग डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, इन चारों में क्या रिलेशन है? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा 0 हो जाएगा, u का मान 50 से 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुने में इसका मान -1 है और अपने को s चाहिए, तो s बराबर हो जाएगा 2500/2 यानी कि 1250 मीटर, 1250 मीटर, 1250 मीटर। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, सलाइवा का सिक्रीशन और वोमिटिंग, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हैंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप 2 पैरों पर सीधा चल लेते हैं, 2 पहियों वाला आप साइकिल चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, है ना, बैलेंस करके, इसमें किसका रोल होता है? सेरिबेलम का रोल होता है। छोटी आंत में दीर्घ रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? छोटी आंत में दोस्तों विलाई
पाया जाता है ना। छोटी आंत की आप दीवार देखते हैं तो इसमें ऐसी उंगली नुमा जो है संरचनाएं होती हैं, इसी की बात की जा रही है। यही विलाई है, यही विलाई है, दीर्घरोम है, उंगली नुमा संरचना। क्या काम होता है? जब भी आप हमारे बॉडी के अंदर कहीं पर भी आप देखेंगे ऐसी उंगली नुमा संरचना अगर आपको दिखाई पड़ती है, उसका काम होता है सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, लेकिन उसे हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देना वहां पर भी काम होता है, लेकिन वहां पर सतह का क्षेत्रफल इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि रिएक्शन हो सके, ज्यादा सरफेस मिल सके रिएक्शन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए। यहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो सके। तो पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। और भाई ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण होना है, किस में होगा? ब्लड में जाएगा, यहां से ब्लड में जाएगा। तो सरफेस एरिया तो बढ़ा दिया, लेकिन यहां पर ब्लड सप्लाई भी तो बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो। इसीलिए यहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, खास करके कैपिलरी की बात यहां पर की जा रही है, जो रक्त केशिकाएं होती हैं उसका बहुत जाल होता है यहां पर, है ना, उसकी संख्या बहुत होती है यहां पर। तो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, इसी में तो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर है, उसी में तो खाने का अवशोषण होगा और फिर वो खाना कोशिकाओं तक जाएगा, ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उत्सर्जन में सहायता नहीं, इसका काम नहीं है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विलाई के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अंगुली नुमा संरचना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली नुमा प्रवर्ध है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से क्यों बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो चमकता है, ये चमकता ही कैसे है? जो ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है, पहले ये गर्म होता है, पहले ये गर्म होता है, तब जाकर के इसमें चमक आती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। टंगस्टन का सिंबल होता है W और एटॉमिक नंबर होता है 74, जो आपको याद रखना है। टंगस्टन जो सिंबल है, देखो नाम क्या है? टंगस्टन, ये टंगस्टन है सिंबल, लेकिन T नहीं है। इसका जो सिंबल है ये बनाया गया है वुल्फ्रम से, इसका सिंबल बनाया गया वुल्फ्रम से, जो कि जर्मन नेम है, जर्मन नाम है, जर्मन नाम होता है वुल्फ्रम, और यहां से ये टंगस्टन बनाया गया है। खास बात क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, ये भी ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा ये गर्म होगा और उतनी ही ज़्यादा चमक इसके अंदर आएगी। लेकिन गर्मी से पिघल भी तो सकता है, लेकिन ये नहीं पिघलता है, क्योंकि धातुओं में सबसे ज़्यादा गलनांक इसी के पास है। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है फिलामेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है तथा यह उच्च तापमान सहन कर सकता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।